बच्चों, आज जो है आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर संबंधित आज आप कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि उसे हम लोग कैसे हल करते हैं और थोड़े अच्छे प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। कल आपने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला आपने देखा था और उस पर संबंधित आपने सवाल भी हल किए थे। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला था वो क्या था? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका जो फार्मूला था E बराबर आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात के लिए K का मान 1 रखते हैं और Q/r²। अब इसमें आप इतना ज़रूर ध्यान रखें, कल ही बता दिया कि Q क्या है? स्रोत आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार डिपेंड करती है? अगर स्रोत आवेश का मान ज़्यादा होगा, Q की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये तो नियतांक है निर्वात के लिए, Q का मान ज़्यादा है तभी E का मान ज़्यादा होगा। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पर है +Q कूलाम्ब का, ठीक है, तो ये Q का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में आप R को ज़्यादा R बढ़ा रहे हैं, जैसे ये आवेश है, यहाँ पर एक बिंदु को ले रहे हैं A पर ले रहे हैं, एक बिंदु को B पर ले रहे हैं, एक बिंदु C पर ले रहे हैं, तो जैसे जैसे ये बिंदु आवेश ये दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दो बातों पर डिपेंड करती है, उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती। अगर आप इस आवेश को स्रोत आवेश के मान को बढ़ा दें तब भी वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं उसको अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम होती हुई चली जाएगी। इन दो बातों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करती है। तो आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल उस पर हल करते हैं और ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलते हैं, एक सवाल लगाते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा बिंदु आवेश हैं तो उस कंडीशन में कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसे समझिए अच्छी तरह से। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब तथा 20 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब के दो बिंदु आवेश ये जो दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, एक प्रश्न ये है, इस तरह का प्रश्न, दो बिंदु आवेश है ये Q1 और Q2 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए, इनको अच्छी तरह से सवाल को समझिए, इसे पढ़िए। आपको क्या क्या दिया गया है उसको लिखिए और इनके बीच की दूरी लिखिए।
इसके पश्चात इसे हल करें। तो देखिए पहला आवेश जो है Q1, जो पहला आवेश है Q1 वो कितना है 5 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम है। और जो दूसरा बिंदु आवेश है उसे Q2 लिख लीजिए, वह है 20 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की जो दूरी R से डिनोट हम कर रहे हैं वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनको मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश यहाँ पर Q1 है, ठीक है, दोनों ही धनात्मक आवेश हैं, और ये क्या है कहीं पर यहाँ पर Q2 है। ये इनको मिलाने वाली रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। इनके जो बीच की दूरी है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, ये आप देखें 2 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, इसकी दिशा होती है, और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और आप पूछ रहे हैं इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसको निकालने के लिए देखिए, जब इनके कारण से इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वो दोनों वैद्युत क्षेत्र जब परिमाण में बराबर हो जाएंगे और दिशा में विपरीत होंगे, तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 0। सब समझ रहे हैं बात को, कि इसके कारण से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा और इसके कारण से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, अगर उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, और परिमाण में बराबर हैं, तो इस कंडीशन में परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों की, वो क्या होगी 0 होगी। सदिश में क्या होता है, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर और विपरीत हैं तो वे विपरीत वेक्टर हैं। अगर आप उसको घटाते हैं, ठीक है, अगर आप उसे हल करते हैं तो परिमाण में बराबर और विपरीत होने के नाते इनका परिणामी कैसा हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो सबसे पहले दिशा निर्धारित करिए, पहला काम आपका क्या है, दिशा निर्धारित करना। ठीक है, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा है। अब यहाँ पर देखिए, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हम क्या कर रहे हैं, इसके नाते दिशा निर्धारित करें जो है Q1 के नाते। तो हमको पता है Q1 के नाते जो है यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये धनात्मक आवेश है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ बल लगाएगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, इधर बनेगा, इस दिशा में बनेगा। इसका नाम रखिए A और इसका नाम रखिए B। ठीक है, तो बिंदु P पर इसकी दिशा किधर हो जाएगी, P से B की तरफ हो जाएगी, या A से P भी कह सकते हैं। और यहाँ बिंदु P पर जो है इस वाले आवेश के नाते से ये भी क्या करेगा, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो इधर की तरफ बल लगाएगा, अर्थात उसका वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये वाला कौन हो गया, E2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा कि अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु P ले, इनके बीच में कोई बिंदु P ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत हैं, E1 और E2 के मान विपरीत हैं। अगर आप कहें इनको मिलाने वाली रेखा, तो ये भी इनको मिलाने वाली रेखा ही है। ठीक है, अगर आप इस बिंदु को यहाँ पर लेते हैं, इस बिंदु A और B के बीच में इनको मिलाने वाली जो रेखा है, अगर P को इनके बीच ले रहे हैं तब तो ये वैद्युत क्षेत्र विपरीत मिल रहे हैं हमको। लेकिन अगर हम इसको बाहर ले लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, ये परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र इधर रहेगा E1। बात समझ रहे हैं। और ये भी क्या करेगा, परीक्षण को प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। और अगर हम यहाँ चूज करते हैं, पॉइंट P को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं और पॉइंट P को यहाँ भी रख लें, तो ये धनात्मक आवेश के नाते वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा। ठीक है, और ऋणात्मक इस धनात्मक के नाते Q2 के नाते भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनको मिलाने वाली रेखा के लिए, ठीक है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लिए इधर बाहर रख रहे हैं, बिंदु P को बाहर ले रहे हैं, इनके बीच में नहीं ले रहे हैं,
तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक हो जा रही है। जब दो सदिश एक हो जाते हैं तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। इस नाते इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं वो बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, लेकिन इसके बाहर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके बाहर अगर दो धन आवेश हैं तो इसके बाहर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जो है एक ही दिशा में हो जाएगा, और अगर एक दिशा में दो सदिश हो जाए तो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं होता। परिणामी शून्य होने के लिए उनकी दिशाएं कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। तो अगर हम बिंदु P को इनके बीच ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, दिशा अपोजिट है, E1 और E2 का मान विपरीत है, ठीक है, विपरीत है, तो इसके नाते शून्य होने का चांस होता है। शून्य होने का चांस कब हो जाएगा, दिशा विपरीत होना चाहिए, पहला कंडीशन हमारा पूरा होना चाहिए, और परिमाण में बराबर। तो बीच में हमको एक कंडीशन हमारा मिल गया कि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, E1 E2 के मान विपरीत हैं दिशा में, पर परिमाण अगर बराबर हो जाए तो इनका जो अगर परिमाण बराबर हो जाए तो इनका परिणामी जो है E1 और E2 का जो परिणामी अगर हम E की बात करें तब कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिशा में बराबर और विपरीत हो जाए, दिशा में विपरीत हो जाए और परिमाण में बराबर हो जाए, तो ये वाला कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखिए, A है और ये B है, A है और ये B है, और इनके बीच की ये दूरी है जो कि कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा Q1 आवेश है जो कि 5×10⁻⁻⁰ और यहाँ पर क्या है हमारा Q2 है। और यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया तो हमने देखा कि E1 के कारण से जो है Q1 के कारण से इधर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग क्या ले रहे हैं, E1, और इसके नाते एक वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर जो है इधर बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, E2। तो देख रहे हैं दिशा में विपरीत हो गए। परिमाण में बराबर करने के लिए क्या जरूरी है, परिमाण में बराबर तब होंगे, हमारा फार्मूला क्या है, E = 1/4πε0 1/4πε0 और Q/r²। तो इस वाले फार्मूले में देख रहे हैं ये नियतांक है, तो इसका मतलब क्या है, इस आवेश के अनुक्रमानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर Q का मान ज़्यादा है तब भी E ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक का आवेश 5×10⁻⁻⁰ है और दूसरे का कितना है, 20 है। तो कौन सा आवेश ज़्यादा है, Q1 की Q2? तो आंसर है आपका जो है Q1 का मान Q2 का मान ज़्यादा है। अगर Q2 का मान ज़्यादा है तो Q2 के मान के ज़्यादा होने के कारण से जो इसका E2 होगा वो ज़्यादा होगा, और जो इसका जो है वैद्युत क्षेत्र E1 होगा वो कम होगा। तो बराबर करने के लिए अब हम किस चीज़ को चुने, देखिए Q2 ज़्यादा है, Q2 ज़्यादा है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल r²। और जब आप E1 की बात करेंगे तो Q1/r² हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और U2 की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस तरह से R2 के। तो अगर अब हमने देखा कि Q2 ज़्यादा है तो तो उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा बनेगा और Q1 के नाते वैद्युत क्षेत्र कम बनेगा, ठीक है। तो इसको बराबर किससे किया जाएगा, तो बराबर करने के लिए क्या है, ये Q2 का मान ज़्यादा हो गया, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा बना और इसके नाते कम बना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों परिमाण में बराबर हो जाए तो इसके लिए हमें R को देखना पड़ेगा, ठीक है, R को देखना पड़ेगा क्योंकि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप R को बढ़ा देंगे, R को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं जो है, कहीं पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 हो जाएगी। तो वो बिंदु कहाँ होना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए, क्या Q1 की तरफ होना चाहिए कि Q2 की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इससे R को कम रखेंगे, इससे बिंदु P की दूरी कम रखेंगे, जैसे AP, ठीक है। अगर Q1 से वाली दूरी कम करते हैं और Q2 से वाली दूरी अधिक कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम R2 का इससे यहाँ तक की दूरी बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ जाएगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। अगर इससे नज़दीकी कुछ रहेगी तो इसका कम था तो ये कुछ और ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे अगर हम दूर रख रहे हैं तब जा कर के इसका वैद्युत क्षेत्र परिमाण में कहीं कुछ डाउन होगा, ठीक है, और इसके पास रखेंगे तो इसका और बढ़ेगा। तो एक कंडीशन ये होगा
कि इस कंडीशन में जब आप इससे दूर रखेंगे और इसके पास रखेंगे तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दोनों बराबर परिमाण में हो जाएगी। तो R से ही हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को, इस डिस्टेंस से ही वैद्युत क्षेत्र को जो है परिमाण में हम बराबर कर पाएंगे, क्योंकि आवेश इसका ज़्यादा है तो इसकी दूरी हमें कम करना, इसकी दूरी हमको बढ़ानी पड़ेगी ताकि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ कम हो और इसके बराबर हो जाए, E2 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो और E1 के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हमने दूरी से इसको जो है बैलेंस किया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो है बिंदु P A से x दूरी पर स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वो हमने मान लिया कि बिंदु जो P है वो A से कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। तो इसकी दूरी हम लोग यहाँ से कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ये वाली दूरी x ले लेते हैं। अगर इस दूरी को आपने x ले लिया तो पूरी दूरी कितनी है, 2 मीटर है, और उसमें से x कम कर दीजिए तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 - x मीटर। यानी कि इस वाले आवेश से x मीटर की दूरी पर हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी, परिमाण में बराबर हो जाएगी और दिशा में विपरीत है, इस नाते परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वो वाले हमको दूरी हमें निकालनी है। तो हमने इसको A से कितना मान लिया, x दूरी पर वो बिंदु P हमने ले लिया। ठीक है, तब अब E1 का मान कितना होगा, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर Q1 अपॉन ये दूरी कितनी है, x है तो x² हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9 और Q1 का मान कितना है, तो 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और ये दूरी कितनी है, x² है। ठीक है, इसे अगर आप चाहें तो हल कर ले सकते हैं, ऐसे रहने दिए, समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये किसके कारण है, Q1 के कारण। अब यहाँ पर लिख लेते हैं Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 लिख देते हैं। ये भी 1/4 पाई के स्थान पर 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा Q2/2 - x का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 और Q2 का मान कितना है, 20 × 10⁻⁻ कितना, 19, और x जो है वो 2 - x का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। अब लिख लेंगे चूँकि बिंदु P पर E1 व E2 परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ऐसा होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो ये दोनों कैसे होंगे, उस समय बराबर होंगे। अतः आप कह सकते हैं कि E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, दोनों दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब E1 और E2 के अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग E1 का मान समीकरण नंबर 1 में है और E2 का मान समीकरण नंबर 2 में है।
तो E1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, E1 बराबर लिखेंगे 9 गुणे 10 के घाते 9 और ये 5 गुणे 10 के घाते -19 अपॉन x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, मिटा दे रहे हैं इसे, और इंटू 20 गुणे 10 के घाते -19 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। इसे बराबर कर लीजिए और इसको हल कर लीजिए। अब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये घात भी कैंसिल हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 1/x² बराबर 4/2 का, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, 2 - x का होल स्क्वायर बराबर, इस तरह से आप लोग लीजिए 2 का स्क्वायर इंटू x², ठीक है। अब दोनों पक्षों में स्क्वायर है, इस नाते आप लिख सकते हैं 2 - x बराबर 2x हो जाएगा। अब इसको अगर आप हल कर लें, इसे आप हल कर लें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, मीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 मीटर। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा, जो आपने A से बिंदु P की दूरी मानी थी x, ठीक है, वो कितनी है 2/3 मीटर। तो Q1 से जो है 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में बराबर हो जाएगी, दिशा में विपरीत हो जाएगी, इसके कारण से शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हम लोग हल करेंगे। और भी सवाल हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।